हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं मेरे क्लास 6 के छोटे छोटे क्यूटी पाइस। तो हम लोगों ने मिलकर के एक नई शुरुआत की है न्यू एनसीईआरटी से, और इस सफर को हमने शुरू किया है क्लास 6 से, और वो भी सोशल साइंस। तो हम आपके सोशल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, तो उसमें से क्या है कि हमने आधे टॉपिक खल्लास कर दिए हैं, और आज जो है हम पूरा चैप्टर जो है खल्लास कर देंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और आज की क्लास तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग खेलने वाले हैं ये। और ये क्या है? ये है बॉल। मतलब आज हम बॉल से खेलेंगे। अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, हम लोग आज खेलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब खेल शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रतीक चिन्ह तक, ये जो टॉपिक आपका था प्रतीक चिन्ह, यहाँ तक मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक है, ये जो था ना प्रतीक चिन्ह, ये पूरा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं देखिए। हमने सबसे पहले मानचित्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मानचित्र हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मानचित्र के प्रकार। ठीक है भैया, तो सबसे पहले मानचित्र को समझा, मानचित्र क्या है, क्यों है। ठीक है, क्यों आवश्यकता होती है हमें मानचित्र की। मानचित्र की सहायता से हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर हमने मानचित्र के प्रकार पढ़े थे, और इन प्रकारों में हमने 3 अंकल के नाम पढ़े थे। और वो 3 अंकल कौन कौन है? पहला है भौतिक अंकल, ठीक है, दूसरा है राजनीतिक अंकल, और नंबर 3 पर आए थे थीमेटिक अंकल। ठीक है, तो भौतिक अंकल का मैंने आपको बताया था कि भौतिक आकृतियों का जो भी मानचित्र होता है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, ये सब भौतिक में आता है। और जबकि जो राजनीतिक अंकल हैं, इसमें क्या आता है? इन अंकल में आता है जो हमारे देश की सीमाएं हैं। ठीक है, राज्यों के नाम है, उनकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, ये सब राजनीतिक मानचित्र में आ जाएगा। फिर मैंने आपको थीमेटिक बताया था। भाई थीमेटिक जो होगा वो स्पेसिफिक चीज के लिए होगा। ठीक है, जैसे कि जलवायु है तो केवल जलवायु को दर्शाएगा, वर्षा है तो वर्षा को दर्शाएगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक चीज को लेकर के जो मानचित्र बनता है वो होता है थीमेटिक मानचित्र। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था मानचित्र के घटक। तो मैंने आपको बताया था ये 3 बहन भाई हैं। ठीक है, तीनों बहन भाइयों को हमने निपटा दिया था पिछली क्लास में ही। एक थी दूरीबाजी, एक थी दिशाबाजी, और इनका एक इकलौता भैया था प्रतीक भैया। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, स्केल। ठीक है, कि मानचित्र पर हमें एक बहुत बड़ी चीज दर्शानी है। मान लीजिए हमें 5 किलोमीटर की दूरी लेनी है। अब एक इतने छोटे से कागज पे 5 किलोमीटर दूरी को हम नहीं दर्शा सकते। तो हमने क्या किया था, स्केल लिया था कि 5 किलोमीटर की दूरी को मैं 5 सेंटीमीटर के बराबर लूंगी पेज पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सब कुछ कवर किया था। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का मानचित्रण। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो मानचित्र होता है वो किसी का भी हो सकता है। जैसे कि एक रूम से हम स्टार्ट करें, रूम का हो सकता है, घर का भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एक गली है उसका भी हम मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, शहर है, जिला है, राज्य है, राज्य के बाद हमारा देश है। ठीक है, देश के बाद महाद्वीप आ जाते हैं। फिर पूरी पृथ्वी का जो एक मानचित्र होता है कि पूरी पृथ्वी कैसी है, उसको आज हम हैं पढ़ने वाले। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब हम आगे देखते हैं। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में हम बताया। ग्लोब क्या है? पृथ्वी को मानचित्रित करने वाला एक ऐसी आकृति होती है जो जिससे कि हम पृथ्वी को समझ सकते हैं इजीली। ये एक नमूना होता है। ठीक है, जो एक गोल आकृति जैसा होता है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। तो देखो, अगर आप ग्लोब देख पा रहे हैं तो ये है ग्लोब। ठीक है, और इनका नाम है प्रतीक भैया, मजाक मजाक में। और ये है इनकी बहन। ये एक बहन को पता नहीं कहाँ छोड़ाए हैं। दोनों बहन भाई देखो कितने इंटेलिजेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं ग्लोब के बारे में। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं ग्लोब को। ठीक है, अब ये ग्लोब क्या है, मैंने जो अभी आपको एक बॉल दिखाई है ना, है तो इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके की एक गोल आकृति बना दी जाती है। ठीक है, उस गोल आकृति पर सब कुछ दर्शा दिया जाता है, सारे महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप के अलावा जो भी महासागर हैं वो सब कुछ इस पे दर्शा दिया जाता है। ये बन गई एक पूरी पृथ्वी। ठीक है, और उसको इस तरीके के एक स्टैंड में लगा दिया जाता है। ये जो है ना, ये एक है स्टैंड। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टैंड है। इस तरीके से एक स्टैंड बना दिया जाता है और इसके बीच में वो गोला फंसा दिया जाता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को समझ सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि स्टैंड में जब ऐसे हम पृथ्वी को घुमाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ग्लोब से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये है ग्लोब। अभी हमें बहुत बेसिक पढ़ना है, क्योंकि आप 6 क्लास के क्यूटी पाइज हो ना, इतना सारा बर्डन थोड़ी ना डालेंगे आपके ऊपर। तो देखिए, आप सिर्फ ये देखिए, ग्लोब जो होता है एक छोटा सा मतलब गेंद की तरह होता है, और उसमें इस तरीके का एक स्टैंड लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। अब ये सिर्फ पृथ्वी का है, लेकिन इसके अलावा ये किसका हो सकता है, हम चंद्रमा का भी एक ग्लोब बना सकते हैं, मंगल ग्रह का भी बना सकते हैं, तारों और तारोमंडल आदि का भी हम बना सकते हैं। ठीक है,
इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम मानचित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो वस्तु जो बनाई है ना, गोलाकार जो गोल वस्तु बनाई है, ये किससे बनी हुई होती है? या तो आप किसी धातु से गोल चीज बना दो, ठीक है, या फिर आप किसी प्लास्टिक से बना दो, या फिर जो आपका कार्डबोर्ड होता है, गत्ता होता है, आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। तो एक्चुअल में जो ये ग्लोब है, ये क्या करता है? ये पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका मतलब हम पृथ्वी के जो भूगोल है उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पैमाना होता है पृथ्वी का, हम कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आकार एक समान होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। अब यह है कि हम कुछ और चीज भी तो बना सकते थे ना, लेकिन पृथ्वी तो गोल है। अब गोल के लिए हमने बनाया है ग्लोब। ठीक है, इसलिए हमने ग्लोब बनाया, क्योंकि गोल चीज को एज इट इज किसी पेपर पे बनाना बहुत इजी नहीं है, वो बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो उभरा हुआ होता है, तो हम पेपर पे कैसे उभारेंगे उस चीज को? तो इसलिए हमने बनाया है ग्लोब। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे। आगे हम देखते हैं क्या है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ग्लोब आपको समझ में आया या नहीं आया कि भाई जो ग्लोब है वो क्या है? ठीक है, आगे क्या है? अभी बहुत मजा आएगा। अभी हम ना फुटबॉल खेलने के बाद शतरंज भी खेलने वाले हैं। ठीक है, तो शतरंज किस किसने खेला है ये मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, चलो अब बात आती है भैया प्रैक्टिकली सोचना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका आ गया है, निर्देशांक को समझना। ठीक है, पृथ्वी के मानचित्रण में हम सबसे पहली चीज जो है वो समझेंगे निर्देशांक। ठीक है, कि निर्देशांक क्या होते हैं। लेकिन निर्देशांक से पहले, समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप लोग बोर हो गए होंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, आपके पास आपकी कोई नई नई दोस्त बनी है, ठीक है, क्लास में। अब उसने फोन किया, यार आज मैं तेरे घर पे आके पढ़ाई कर लूँ क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ आ जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है, वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। लेकिन उसको नहीं पता है कि आपका घर कहाँ पर है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे बोलोगे कि तू एक काम करना, ये वाला, आप किसी मोहल्ले का नाम बता दोगे कि उस मोहल्ले में आना, और जो 5वीं गली है ना, उस मोहल्ले के अंदर 5वीं गली से तीसरा मकान है ना, वो मेरा ही है। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे कि 5वीं गली में आ जाना, और 1 2 3 जो तीसरा मकान है ना वो हमारा है, तू आ जाना, मेरे को कॉल कर लेना नीचे आके। यही होता है। ठीक है, तो ये जो बात है ना, एक्चुअल में यही होता है निर्देशांक। बात आ गई समझ में कि 5वीं गली में तीसरा घर, यही निर्देशांक है। आ गया ना? देखो 1 सेकंड में समझ में। अब क्या है, कैसे है, और अच्छे से हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए, किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक बड़ा बाजार सोचो आप दिमाग में। ठीक है, फिर उसके बाद ये है जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकान है। ठीक है, अब ये एक इस प्रकार का बाजार है जिसमें क्या है कि सीधी सीधी पंक्तियां हैं। ठीक है, इस तरीके से पंक्तियां हैं पूरे मार्केट में, और उसमें बराबर आकार की समान क्या है, दुकानें हैं, एक जैसी दुकानें हैं। ठीक है, ये सब दुकानें। तो फिर अब क्या है कि आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो आपने अपनी फ्रेंड को घर बुलाया, ठीक है, लेकिन एक कोई आपका दोस्त है जो आपसे स्टेशनरी की दुकान पे मिलेगा। भाई उसको घर बार आना पसंद नहीं है, उसको किताबें लेनी है। ठीक है, कॉपी किताब जो भी उसको लेना है, तो उसने बोला तू स्टेशनरी की दुकान पर आ जा। तो वो क्या, उसको कैसे समझाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी लाइन है, तो भैया बोलेगा क्या? कुछ तो बताएगा ना। तो फिर वो कैसे बोलेगा, देखना। लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। आपने अपने मित्र को बोल तो दिया कि भाई स्टेशनरी की दुकान पर आ जा। अब आपका मित्र जानता ही नहीं है कि जो दुकान है वो कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे, तो आप उससे क्या बोलेंगे कि भाई तू एक काम कर, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं लाइन में आ जा। ठीक है, ये आ जा, यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा, तू मैं देखता हूँ तेरे को। ठीक है, तो आपको कहाँ पर आना है? 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर आना है। और इसने तो भाई साहब टाइम भी दे दिया। टाइम कितना दे दिया इसने? 6 बजे का। कि तू एक काम करना, स्टेशनरी की दुकान पर आना। स्टेशनरी की दुकान कौन सी है? जैसे ही तू एंटर होगा, प्रवेश द्वार में आएगा, वहां से तू 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर आ जाना। ठीक है, मैं तेरे को वहीं खड़ा हुआ मिलूंगा। ठीक है, इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब आप ऐसे बोलते हैं अपने दोस्त को कि चल आ जा तू, है ना, प्रवेश द्वार के वहां पे आके मेरे को कॉल कर ली, फिर आप उसको लेने जाते। लेकिन अगर आपने उसको निर्देशांक बताया ना, निर्देशांक आपने एक ऐसी एग्जैक्ट अपनी लोकेशन दी कि वो वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई 5वीं लाइन और 7वीं दुकान है, भाई कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यार, सीधा आऊंगा भागता हुआ तेरे पास, 7वीं दुकान पे मिल जाऊंगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारी बाजार वाली बात। अब ये हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है शतरंज के खेल का। ठीक है, अब हम शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर कैसे चेतक तो अक्षर लिखे हुए हैं और दोनों ओर के जो बीज अंक हैं वो हैं 1 से 8 तक। मतलब कि जो शतरंज का जो पटल है ना, उसमें एक तरफ तो लिखा हुआ है K से J तक के आपके अक्षर, ठीक है, और एक तरफ आपके 1 से लेकर के 8 तक की क्या लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है। बात आ गई समझ में? ठीक है, यहाँ से K खे पूरा J जलेबी, अरे जलेबी आ गई, कल बिरयानी आई थी आज जलेबी आ गई यार बीच में। ठीक है, तो जैसे जलेबी तक जो है ये लिखा हुआ है शतरंज के पटल पर। ये बात इसने बोली है एनसीईआरटी ने। अब बात आती है, इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। ठीक है, अब जब खिलाड़ी खेलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई किधर भी जा रहा है, इधर चल दिए इधर चल दिए, भाई उसको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ तो कै पर हूँ और इस वाली लाइन में मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, इस वाले अक्ष पर मैं कहाँ पर हूँ, तो पॉइंट 2 पर हूँ या 3 पर हूँ। तो इस तरीके से वो समझ पाता है कि मैं एग्जैक्ट मेरी लोकेशन जो है वो कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है। ब्ला 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 ब्ला। नहीं आया समझ में? समझाती हूँ। पहले तो इनको, भाई क्या चाहिए आपको? नहीं आ रहा कि समझ में? बता दो इन बच्चों को कितना मस्त समझ में आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? बहुत शानदार। ठीक है चलो भैया, बता दिया इन्होंने, समझ में आ रहा है। मैं ना समझा देती हूँ आपको क्या बोला है एनसीईआरटी ने। इसमें आपका शतरंज का जो पटल है ना, उसका भी डायग्राम है। ठीक है, ये रहा नीचे है, किधर गायब हो गया? अच्छा, पिछले पेज पे है, ये रहा शतरंज का पटल। ठीक है, ये है शतरंज का पटल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो, उसने क्या बोला था कि एक में तो क्या लिखा हुआ है, K से J तक आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक तरफ आपके काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, 1 से 8 तक। अब उन्होंने बोला है इसमें क्या होता है, 2 होते हैं। ठीक है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। अब उन्होंने क्या किया है, जो सफेद पक्ष की जो रानी है ना, उसको, वो बैठी थी बेचारी, आराम से बैठी हुई थी यार, यहाँ पे पता नहीं क्या चुल लगी, उसको उठा करके यहाँ पहुंचा दिया बेचारी को। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए पहले वो कहाँ बैठी हुई थी? ठीक है, सफेद पक्ष की जो रानी है उसकी स्थिति आप देखिए, इस लाइन में देखिए कहाँ पर है, घे से घेवर, फिर घेवर आ गया बीच में जलेबी के बाद। आज तो मीठा मीठा आ रहा है यार, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत अच्छी है ना, इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए आज मीठा मीठा आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये है भाई घे से घेवर। तो भाई रानी बेचारी कहाँ बैठी हुई थी? घे से घेवर वाली लाइन में बैठी हुई थी। ठीक है, और इधर वाले पटल पर आप देखिए, यहाँ इस वाले अक्ष पर रानी कहाँ बैठी हुई थी? 2 पर, क्योंकि इसकी स्थिति ये रही। ठीक है, तो ये जो 2 है, यहाँ से इसकी स्थिति आ रही है 2 और यहाँ से इसकी स्थिति आ रही है घे। ठीक है, यहाँ पर इसकी वास्तविक स्थिति थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इस रानी को यहाँ से उठा करके ऊपर पहुंचा दिया। इसका मतलब ये वाली स्थिति तो सेम है, घे पर ही है वो, लेकिन ये वाली स्थिति चेंज हो गई ना, उसको 2 से उठा करके कहाँ पहुंचा दिया? 4 पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति है रानी की, पहले स्थिति थी घे से 2। ठीक है, एक तरफ तो घे पर थी और इधर से इसकी स्थिति थी 2, लेकिन जब हमने उठा करके इसको यहाँ से भगाया तो ये कहाँ जाके रुकी मैडम? घे से 4 पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ से इसकी स्थिति घे पर ही है, लेकिन ये वाली जो स्थिति है ये इसकी चेंज हो गई। ठीक है, यही बोला। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही बात थी। अब देखिए, ठीक है, तो जो रानी की स्थिति थी वो हो गई थी घे 2 से बढ़ करके घे 4 की ओर। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये घे 2, ठीक है, घे 4, या फिर एक वो भी था कि 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान। ठीक है, तो इन्हीं को हम निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं, और इनको हम अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो होता है एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, अभी आप थोड़ा बेसिक समझो, क्योंकि आप हैं 6th क्लास के छोटे छोटे से बच्चे, प्यारे प्यारे से। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है ये देखिए। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक प्रणाली कहते हैं। ये जो 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, एक तो दुकान वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा, जो हमने अभी शतरंज का खेल खेला है वो। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक प्रणाली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक प्रणाली क्या है, जिसमें हम निर्देशांकों का यूज करते हैं। ठीक है, इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को ठीक ठीक निर्धारित किया जा
सकता है। ठीक है, हम ठीक ठीक निर्धारित कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि भाई क्या है, कहाँ पर किसकी स्थिति है। बात आ गई आपको अच्छी तरह से समझ में? नहीं आई हो तो मुझे बताना, मैं फिर से समझाऊंगी। मानचित्र पर किसी भी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मानचित्र पर निर्देशांकों की इस प्रणाली का यूज क्यों कर रहे हैं हम, तो इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि स्थानों की स्थिति का क्या हो सके, निर्धारण हो सके। तो इस लाइन पर ध्यान दीजिए आप, मानचित्र पर किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, स्थिति के निर्धारण के लिए हम निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? आइए देखें यह प्रणाली कैसे काम करती है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये प्रणाली कैसे काम करती है वो अभी हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो निर्देशांक प्रणाली को समझने के बाद अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया है, अक्षांश। ठीक है, जो कि एकदम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी तक तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, ये किया वो किया, प्रैक्टिकली था सब कुछ, लेकिन अभी यहाँ से कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अक्षांश को आप लोग अच्छे से समझना। तो मैं अभी आपको ये थ्योरी पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, उसको आपको क्या है अच्छे से एक बार देखना है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई क्या है ये क्या है भाई, ये गोला है। ठीक है, ये गोला है, लेकिन इसको मैंने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, तो ये जो है ये हम मान लेते हैं कि हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको जो ये है ना सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है, ये यहाँ पर ये होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई, दक्षिण ध्रुव होता है, ये होता है। ठीक है, तो ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिण ध्रुव। ये हमारी होती है पूरी पृथ्वी। ठीक है, जो कि क्या है, गोलाकार है, और ये अपने ध्रुवों पर से, मतलब यहाँ से थोड़ी सी क्या है, यहाँ से और यहाँ से ये चपटी है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बताती हूँ। देखिए अक्षांश जो है ना, अक्षांश ये क्या है, ये एक्चुअल में रेखा हम इनको कहेंगे। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनको, हम किस में लिखते हैं, हम इनको डिग्री में दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी के जो बिल्कुल बीचों बीच में ना, एकदम सेंटर में। ठीक है, जैसे ये बॉल है ना, मैंने आपको ये बॉल दिखाई थी ना, अब इस बॉल में आपको सेंटर की लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये लाइन दिख रही है आपको, वाइट वाइट सी। ठीक है, ये देखो दिख रही है, नहीं दिख रही, ये जो है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसने इस बॉल के क्या है कि 2 टुकड़े, अगर मैं चाकू लूं और इसको इस लाइन पे से काट दूं, तो इस बॉल के 2 बराबर टुकड़े बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। तो ये जो है ना, ये हमारी होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में ये यहाँ से ये जो ना बिल्कुल पृथ्वी के बीच में से जो जाएगी ना, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, मतलब कि जो अक्षांश हमारे हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से उत्तरी ध्रुव की ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव की ओर भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भाई बहुत डिस्टर्ब करता है यार ये स्मार्ट बोर्ड। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, या फिर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, वो पृथ्वी के एकदम बीच में स्थित होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अभी ये 3D में मैंने ये जो डायग्राम है ना, ये 3D में है, तो आपको एक्चुअल में जो ये दिख रही है ना नीली वाली लाइन, यही है विषुवत रेखा। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों दिख रही है, क्योंकि ये मैंने 3D में लिया है, जो डायग्राम है ये 3D में है। और ये जो डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये जो है ना व्रत, ये ऐसे है, मतलब कि ऐसे। अब आप देखिए ना, मैं इसको कैसे यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, ये डायग्राम हम नहीं बना सकते किसी भी गोलाकार चीज का, तो हम 3D में बस इसी तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। तो ये विषुवत रेखा ही है, जो पृथ्वी के चारों तरफ है। ठीक है, पूरे, जैसे कि ये है ना, आप इसको देखिए ना, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये चारों तरफ है पूरा। ठीक है, चारों तरफ है ना ये, तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, ये पीछे का हिस्सा है। ठीक है, जो इस बॉल में दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है, बस ये गोल है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए 0 डिग्री, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है भाई, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अब हम ऊपर देखते हैं एक बार, कि जो ऊपर है ना, इससे यहाँ पे थोड़ा सा हम मालेंगे
30 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, ये होती है 30 डिग्री, फिर यहाँ पर ये हो जाती है 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये डिग्रियों में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। ऐसे ही नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ होगा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगा वही 30 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, उसके बाद में 60 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसके बाद में यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना अक्षांश रेखाएं ये डिग्रियों में विभाजित होती हैं। बात आ गई समझ में, ये होती है अक्षांश रेखाएं। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जैसे कि ये है ना, मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा, अब इसके ऊपर यहाँ से, ठीक है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, तो ये तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। फिर इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। फिर इसके ऊपर आते जाएंगे, फिर 90 वो 60 डिग्री, और फिर 60 डिग्री के ऊपर यहाँ पे एकदम ऊपर 90 डिग्री होता है। लेकिन समांतर ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये कैसी होती है, समांतर, मतलब कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, ऐसे नहीं कि हर कहीं जा रही है। जैसे कि ये गोला है, फिर इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर, ठीक है, बिल्कुल बराबर दूरी होगी, यहाँ पे भी वही दूरी है, यहाँ पर भी वही दूरी है, हर पॉइंट पर बराबर दूरी पे ही ये लाइन होगी। मतलब जितनी दूरी इसकी इस पॉइंट पर है उतनी ही दूरी इस पॉइंट पर है, उतनी ही दूरी इस पॉइंट पर है, पूरी लाइन पर बराबर दूरी होगी, जिसे हम समांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। आपको आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। अब ऐसे ही एक देशांतर रेखाएं भी होती हैं, और देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है। इसको मैं पिंक कलर से ले लेती हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं, ठीक है, इस तरीके की। ये कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक बार, ठीक है। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती है ना, ये भी इसी प्रकार से होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं को आप देखें, देशांतर रेखा क्या करेंगी, हर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ठीक है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो बराबर है कि, अब आप मुझे कमेंट में बताइए भाई, अक्षांश रेखाओं के तो बीच की दूरी बिल्कुल बराबर हो गई, ठीक है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। यहाँ पे देखिए आप, इस पॉइंट पे कितनी ज्यादा दूरी है ना, फिर इस पॉइंट पे कम हो गई, इस पॉइंट पे बिल्कुल कम हो गई, और यहाँ तो बिल्कुल ही होती ही नहीं है, ठीक है। सारी जो रेखाएं होती हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं, देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं। मैं एक बार आपको इससे समझाती हूँ, ठीक है। ये मेरी चूड़ियां हैं, एक सोने की और एक चांदी की, ठीक है। हाय कितना महंगा हो गया है सोना चांदी। एनीवेज, आप ये देखिए ना, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। आप सोचोगे ये पृथ्वी छोटी कैसे हो गई, अब वही चीज़ है ना यार, समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर हमारी कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर, मुझे बताइए। देखिए ये कौन सी रेखा है, ये है अक्षांश रेखा, दिख रहा है, जो बिल्कुल बीच में है ना, बीच में है। अब आप यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो, उसके नीचे इनकी दूरी बराबर होगी, लेकिन जो देशांतर रेखा है ना वो इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई, देखो दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो है ना ये अक्षांश रेखा है, और ये इस तरीके से खड़ी जो लाइनें हैं ये कौन सी हैं, देशांतर रेखा, मतलब एकदम जो पसर रही है ना, आराम कर रही है, वो तो कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। और जो बेचारी खड़ी हुई है ना लगातार, वो कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये जो है देशांतर रेखाएं हैं और ये है अक्षांश रेखाएं। बात आ गई यहाँ तक समझ में, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये अक्षांश और देशांतर का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करना, किसी और तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट हो गया था ये, आइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ना, जो चीज मैंने आपको समझाई है वो यहाँ एनसीईआरटी की थ्योरी अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, चलो भैया। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं, इस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। मैंने आपको ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव समझा दिया, आ गया समझ में अच्छे से। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव हैं, ठीक है। दो ध्रुव मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनके मध्य में भूमध्य रेखा होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ये मैंने अच्छे से समझा दिया था कि भाई ये जो है उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होता है, और इनके मध्य में एकदम बीच में कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो चीज मैंने आपको समझाई है वही यहाँ एनसीईआरटी ने फरमा रखी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं। ओ भाई क्या कल्पना करवा दी है, हमें कहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ इस रेखा पर हमको खड़ा कर दिया,
खड़े हो गए आप यहाँ पर, आ जाओ, चलो सब लोग खड़े होंगे यहाँ पर। इस रेखा पर हमें खड़ा होना है, ठीक है, जो मैंने आपको भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा, आप सब थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो मैंने आपको विषुवत रेखा बताई थी या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बताई थी ना, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। भूमध्य मतलब भूमि को मध्य, एकदम भूमि के मध्य में है ये, इसलिए हमको, तो इसलिए इन्होंने हमें यहाँ खड़ा किया है, ठीक है। फिर क्या है? दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ खड़े हो आप इस वाली रेखा पर, ठीक है, और यहाँ पर है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ से चलना आरंभ किया, इस रेखा पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। इस रेखा पर खड़े हो गए, हम यहाँ से चलना आरंभ करते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई उत्तरी ध्रुव घूम के आते हैं। बहुत लंबी यात्रा करवा दी भाई एनसीईआरटी ने, बहुत समय लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में। समय नहीं लगेगा, देखो 1 सेकंड में आ गई मैं, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव पर आ गई 1 सेकंड में, ठीक है। अब देखिए, ऐसा करते हैं, ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर आप पढ़ते तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है ये पहले। ये क्या बोल रहे हैं कि जब आप यहाँ से उत्तरी ध्रुव की ओर जाओगे ना, तो आपकी दूरी कहाँ से बढ़ती जाएगी भाई? यहाँ से बढ़ेगी ना, इस वाली रेखा से। अभी तो आप यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट यहाँ खड़े हुए हो। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो ये लाइन जो है ये आपसे दूर होती जाएगी ना। अभी आप यहाँ आ गए तो ये लाइन कितनी दूर हो गई, यहाँ आ गए, और जब आप एकदम ध्रुव पे पहुंच जाओगे तो ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात है, और ये जो है ना, अब मैंने आपको जो बताई थी रेखाएं, यही जो दूरी है ना, यही अक्षांश कहलाती है। बात आ गई समझ में, ठीक है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ से चलना आरंभ किया, तो मैं इस बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच दूंगी ऐसे, तो ये अक्षांश रेखा बन जाएगी। इस बिंदु पर भी मैं काल्पनिक रेखा खींच सकती हूँ, तो ये भी एक अक्षांश रेखा बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी रेखाएं होती हैं ये भूमध्य रेखा के समांतर होती है, मतलब इनके जो बीच की दूरी होती है वो बिल्कुल क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा के क्या होती है? एकदम समांतर होती है। बात आ गई समझ में। अब एक और चीज जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा, कि ये जो रेखाएं होती है ना भाई, ये तो उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये आपके है पश्चिम दिशा, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी है? पश्चिम दिशा है, ठीक है भाई। और ये वाली जो दिशा है आपकी, ये है पूरब दिशा, ठीक है। अब आपको एक और बात याद रखनी कि ये जो लाइन है ना, ये हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएंगी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर हम लाइन को खींचना प्रारंभ करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद अभी देखते हैं आगे, थोड़ा सा थ्योरी और है, ठीक है। ये रही थ्योरी, ठीक है। इस प्रकार रेखा को अक्षांश या फिर हम समानांतर भी कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर एक व्रत बनाती है। तो देखो भाई, ये क्या बना रही है? पृथ्वी के चारों ओर क्या बना रही है? एक व्रत बना रही है, ठीक है। व्रत ही तो बन रहा है ये देखिए, ये एक व्रत ही तो बन रहा है। व्रत कैसा होता है? एकदम गोल होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक व्रत बनाती है, जैसा मैंने अभी आपको छोटी वाले इससे समझाया था ना एग्जाम्पल लेकर के, कि ये इस तरीके से जो रेखाएं है ना, इस तरीके से है बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? एक व्रत है, ये व्रत है ना एक, ये वाला कलर नहीं दिख रहा होगा शायद, गोल्डन कलर ले लेती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये इस तरीके से होती हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच में अक्षांश रेखाएं। और ये इस तरीके से, ये क्या है? एक व्रत है। चूड़ी क्या है? एक व्रत ही तो है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या बनाती हैं? एक व्रत बनाती हैं, ठीक है। बात आ गई आपको यहाँ तक समझ में। पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना सरल है, सबसे बड़ा व्रत जो होता है वो विषुवत व्रत है, तो मैंने आपको बताया था। अब आप ये देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ा व्रत इसमें से कौन सा बन रहा है? ये वाला विषुवत व्रत। भाई यही व्रत तो जो है वो सबसे बड़ा बनेगा ना, क्योंकि देखिए ये व्रत सबसे बड़ा है। फिर हम जैसे ऊपर जाएंगे तो ये व्रत थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ये व्रत और छोटा हो जाएगा, फिर सबसे ऊपर वाला जो व्रत बनेगा वो सबसे छोटा वाला व्रत बनेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे ना विषुवत रेखा से, तो इनके बीच की दूरी तो क्या होगी? समान होगी, लेकिन इनका जो व्रत का साइज है ना, वो जो है वो छोटा होता जाएगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। यही थी बात, ओके। हम जैसे ही उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए व्रत जो है वो छोटे होते जाते हैं। समझ में आ गया भाई? इससे अच्छा तो कोई नहीं समझा सकता, इतना बेसिक मैंने आपको समझाया है, ठीक है भाई। फिर भी नहीं आया है तो बता देना भैया, दोबारा समझा देंगे, हम हैं यहाँ समझाने के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके। ये देखिए क्या है, ये रहा, देखो जो मैंने आपको समझाया ना एकदम एग्जैक्ट किए थे। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये वाली लाइन अब मैंने आपको समझाया। अब आप मुझे बताओ कि जो खड़ी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, और जो लाइन पसरी हुई है ना एकदम आराम कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये तो है भाई अक्षांश रेखा,
ठीक है भाई, ये अक्षांश रेखा है। और ये जो है रेड वाली एकदम, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है देशांतर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी के एकदम बीच में है। ठीक है, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है। अब आप सोचोगे कि बीच में तो नहीं है, ऊपर तो कितना सारा पार्ट छूट रखा है, ये तो एकदम नीचे है। ये नीचे नहीं है, ये एक्चुअल में बीच में ही है, लेकिन वही है ना कि हम उभरी हुई वस्तु का चित्र नहीं बना सकते। अब इन्होंने इसका डायग्राम ऐसे बनाया है ना, ऐसे बनाया है ना, तो ये जो लाइन है ना ये थोड़ी नीचे चली गई है, एक्चुअल में ये है बीच में। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये हमारी 0 डिग्री रेखा हम इसको कहेंगे, या फिर भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, या फिर विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं। बात आ गई समझ में। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी का मानचित्रण है। यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर। देशांतर रेखाओं की चर्चा भी हम आगे करेंगे, अभी आपको अक्षांश समझना है। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा थ्योरी क्या है। अब देखिए आप, इन अक्षांश रेखाओं जो है ना, इनको हम किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इनको हम किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री में। 0 डिग्री अक्षांश है, या फिर 30 डिग्री है, 60 डिग्री, मैंने आपको सब बताया था। अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रम से 90 डिग्री। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो 0 डिग्री होता है वो होता है आपका विषुवत वृत्त। यही लिख रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया है ना, एग्जैक्ट वही लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए सबसे छोटा। अब आप एक चीज देखिए, जो उसमें था ना कि वृत्त का साइज छोटा होता जाता है, तो आपको इसमें दिख रहा है क्या, देखिए डायग्राम में मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो वृत्त है ना, ये तो देखिए सबसे बड़ा वृत्त है जो 0 डिग्री है। फिर जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, तो इनका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये छोटा हो रहा है साइज वृत्त का। ठीक है, और ऊपर पहुंचने पे तो देखिए कितना छोटा वृत्त हो गया है। और ये जो ध्रुव होता है ना, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री उत्तर। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 90 डिग्री उत्तर, और नीचे वाले को हम करते हैं 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। ये देखिए, तो ये क्या है भाई, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो अक्षांश रेखाएं है ना, अब ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए भाई। आप ये सोचो ना, बैठे बैठे लोगों के मन में क्या आया कि भाई पृथ्वी का ग्लोब बना दिया, ग्लोब पर इतनी सारी रेखाएं खींच दी, क्यों भाई क्यों, इन सब का जवाब ढूंढने की कोशिश करो और जवाब देंगे हम। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अक्षांश और जलवायु के बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, अब अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखाएं आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया भाई ऐसे क्यों इनको खींच दिया, ऐसे बैठे बैठे कुछ और काम नहीं था क्या इन लोगों के पास, अरे बहुत जरूरी है भाई। देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती है वो किससे संबंधित होती है, सॉरी, जलवायु से। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु जो होती है वो सामान्यतः गर्म होती है, इसे उष्ण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों में से किसी एक की यात्रा करोगे, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है। इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये जो है ना 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसकी जो जलवायु है बहुत ज्यादा गर्म होती है यहाँ पर। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, या फिर आप नीचे चले जाओ, देखिए मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, हम ऊपर आ रहे हैं, हम दक्षिणी ध्रुव पे भी जाएंगे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट चीज जो है दोनों ध्रुवों पर सेम ही रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था 30 डिग्री उत्तर, ठीक है, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे भी सेम ही चीज रहेगी। तो हम ऊपर आने की जगह हम नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जलवायु होती है ना, वो ये विषुवत रेखा की तरफ एकदम क्या होती है, गर्म होती है। वो क्यों होती है मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, जब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और तो जलवायु जो है वो शीतोष्ण होती जाती है। इसका मतलब यह है कि जब हम 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे ना, तो डिग्री बढ़ रही है, 0 से 30 हो गई, 30 से 60 हो गई, ठीक है, 60 से 90 हो गई। तो ये जो डिग्री बढ़ी, ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ा जलवायु पर। ठीक है, जलवायु जो है वो कैसी होती जाती है, ठंडी होती जाती है, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज्यादा गर्म है। फिर जैसे हम ऊपर आए शीतोष्ण हो जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर गए एकदम शीत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जलवायु जो है वो इससे संबंधित है। ठीक है, उत्तर या दक्षिणी ध्रुव के निकट जलवायु एकदम ठंडी हो जाती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यह भी हम 1 वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव करते हैं। भाई विज्ञान में क्यों पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी अभी समझाती हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये है बच्चों हमारी पृथ्वी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, उन्होंने जो बोला है ना कि विज्ञान में पढ़ेंगे, हम विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे। यह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बना देती हूँ। थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे सूरज भैया।
ये हमारे कौन है, ये है हमारे सूरज भैया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारे सूरज भैया प्यारे प्यारे से। और ये कौन है हमारी, ये है हमारी पृथ्वी दीदी, पृथ्वी दीदी, ठीक है। ये है हमारी पृथ्वी दीदी, ये है हमारे सूरज भैया। अब भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे तो जलवायु जो है वो इतनी ज्यादा गर्म है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ठंडी क्यों हो रही है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपकी लाइन है ना बीच में, पृथ्वी की एकदम बीच में, तो जो सूरज की जो किरणें होती है ना, सूरज के अंदर से जो किरणें निकलती हैं, ठीक है, जो भी गर्माहट होती है वो इस रेखा पर एकदम सीधी सीधी आती है, ठीक है। ये रेखा जो है ना, इस पर सूर्य की किरणें आती है भाई साहब एकदम सीधी सीधी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सूरज की जितनी भी गर्मी होती है ना वो सारी इधर आ जाती है, ठीक है, एकदम सीधा। वो वाली चीज है ना, जैसे मैं टॉर्च मारूं, अगर किसी चीज पर अगर मैं टॉर्च से मारूं, ठीक है, तो हम जिस पॉइंट पे मारेंगे वहां तो बहुत ज्यादा रोशनी हो जाएगी और उसके आसपास जो है थोड़ी कम रोशनी जाएगी। वही बात है कि सूरज की किरणें जो होती है वो विषुवत रेखा पर, ये जो बीच वाली भूमध्य रेखा है ना, इस पर एकदम सीधी जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब आप ये सोचिए, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, इसकी किरणें क्या है, तिरछी होती जाएंगी, ठीक है। ऐसे हम जैसे जैसे जाएंगे तिरछी हो जाएंगी, और ध्रुवों पर तो ये बिल्कुल ही तिरछी हो जाएगी भाई, ध्रुवों तक तो पहुंच ही नहीं रहा भाई, ध्रुवों तक तो जा ही नहीं रहा। इसलिए ये था इसके पीछे का रीजन कि सूरज की किरणें जो होती है वो भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या है भाई, बहुत गर्मी होती है एकदम, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, ठीक है, डिस्काउं ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर तो इतनी ज्यादा बर्फ रहती है, ये जो ध्रुव होते हैं ना ये 6 महीने बर्फ से ढके हुए होते हैं, और 6 महीने इनको थोड़ा सा बर्फ जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है। अब एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा है, तो कुछ हम साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आप छोटे से बच्चे हो ना, 6 क्लास के, ठीक है। अभी ये आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, और उनका नाम है देशांतर भैया, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं देशांतर भैया, लेकिन मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे देशांतर। बने रहिएगा, और आपको आज की क्लास में मजा आया या नहीं आपको बताना है, हम इसी तरीके से मस्ती करते हुए पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।